एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा दोनों सदिशों के लंबवत होता है, जिसकी दिशा दोनों सदिशों के लंबवत होता है। अर्थात 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 यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक्स वाई तल में हो, एक्स वाई तल में हो, एक्स वाई तल में हो, तो इनका सदिश गुणनफल अब ब्रैकेट में लिखिएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा जेड अक्ष के दिशा में होती है। जेड अक्ष के दिशा में होती है। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी वाईजेड तल में होते तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा एक्स अक्ष के दिशा में होती, और यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी जेड तल में होते तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा वाई अक्ष के दिशा में होती। हो गया। देखिए, आपको पहले क्या सीखना है समझिए। दो सदिश हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनका अगर हम गुना करा रहे हैं, वो भी कौन सा गुना, तो सदिश गुना, तो राशि कौन सा होगा, सदिश राशि होगा। अब हम 3 गो केस आपको लिखवाए। जैसे मान के चलिए कि ये जो आप देख रहे हो केस 1, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। हर अक्षों के बीच कितना का कोण बनता है, 90 डिग्री। अब हम ये मान लें कि एक्स और वाई इन दोनों तल में 2 गो सदिश है, और वो कौन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तल मतलब समझते हो ना, जैसे अगर स्कोपी को तल मान लिया जाए, इसको एक्स अक्ष मान लिया जाए और इसको वाई अक्ष, ठीक है, तो इस पर हम कुछ भी रख दें, ऐसे या इस तरह से, कुछ भी बोलो, 21 जगह पे रखा गया, तो एक्स वाई तल में, समझ में आया, एक्स वाई तल में कुछ भी। तो मान के चलो कि अगर इसमें 2 गो सदिश हम रख दिए हुए हैं, एक सदिश ऐसे है जिसका नाम क्या है, वेक्टर ए, एक सदिश इस तरह से है जिसका नाम क्या है, वेक्टर बी। देखो तो 2 सदिश एक्स वाई तल में है, हो गया। अब इनमें गुना कराओ, और कौन सा गुना, सदिश गुना। तो सदिश जब गुना कराओगे तो बीच के कोण का ध्यान रखना होगा कि बीच का कोण कुछ तो होगा। जब गुना कराओगे तो एक नया राशि प्राप्त होगा। अब तुम ये सोचोगे कि वो राशि जो प्राप्त हुआ वो सदिश है कि अदिश है, तो आंसर है सदिश है। अगर वो सदिश राशि है तो उसकी दिशा तो कुछ होगी, तो उसकी दिशा कैसे पता करेंगे, तो सिंपल है,
जिस तल में दोनों सदिश होंगे उसके ठीक लंबवत तुमको सोचना है। तो इसके लंबवत ऊपर कौन है? जेड। तो इस डायरेक्शन में कौन होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बोलो बुझाया? अगर आपसे हम पूछे कि एक्स वाई तल में वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो इनका क्रॉस का डायरेक्शन किधर होगा? जेड अक्ष के दिशा में। अब इसी चीज को दूसरे तरीका से समझो। मान के चलो फिर से केस नंबर 2 का बात किया जाए और ये तुम्हारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष। मान के चलो यही वेक्टर ए और वेक्टर बी एक्स वाई तल में नहीं होता, वाई जेड तल में होता, तो वाई जेड तल है ना, हो गया। अब इस तल में कोई सदिश आ जाएगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे एगो वेक्टर ए हो गया, इस तल में जैसे ये वेक्टर ए और ये क्या हो गया? वेक्टर बी, और इसके बीच का कोण क्या हो गया? थीटा। तब इसके लंबवत कौन सा अक्ष होगा? एक्स अक्ष। तो इस कंडीशन में इधर जो वेक्टर होगा है ना एक्स अक्ष के दिशा में, वो होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये बात समझ में आया? तीसरा केस क्या हो सकता है? केस नंबर 3 क्या हो सकता है कि यदि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष, और हमारा जो सदिश है वो जेड एक्स तल में भी तो हो सकता है। मान के चलिए जेड एक्स तल में दो गो सदिश है आपका, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, और बीच का कोण थीटा है। तब जेड एक्स को छोड़कर कौन बचा? वाई अक्ष। ये वाई अक्ष के दिशा में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा। समझ में आया? फाइनली हम लोगों ने क्या सीखा? तो हम लोगों ने सीखा कि अगर किसी पॉइंट पर कोई दो वेक्टर हैं, है ना, जो काम कर रहे हैं, जैसे एक पत्थर ही है यहाँ पे और दो व्यक्ति बल लगा रहे हैं। एक व्यक्ति बल इधर लगा रहा है जिसका नाम है वेक्टर F1, ठीक है, और एक व्यक्ति इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है जिसका नाम है वेक्टर F2। हम ये जानना चाहेंगे कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? अगर ये दोनों बल लगा रहे हैं तो बल लगाने से विस्थापन होगा। बात बुझाया? अगर हम इस पत्थर को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए और इसको इधर फोर्स लगाए तो फोर्स लगाने से इसका आगे की ओर क्या होगा? विस्थापन। लेकिन ये सदिश नहीं, मतलब कि ये तो विस्थापन ना हुआ, तो ऐसा नहीं है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट कौन कहलाएगा ये समझिए। इधर F1 बल लगा, इधर F2 बल लगा। अब इसके बाद तुम्हें ये सोचना है कि अगर इन दोनों के बल लगने की वजह से क्या कुछ ऐसा हो रहा है जिसके वजह से वस्तु ऊपर की ओर कुछ भी रिएक्ट कर रही हो। तो ऐसा हम लोग देखते हैं बॉटल में ऐसा होता है। बॉटल के ढक्कन को जब खोलते हो तो खोलते समय क्या करते हो? जैसे कि मार्कर है, इसको खोलना है, तो ऐसे जब हम खोलते हैं तो इस पे फोर्स लगाते हैं, एक इधर फोर्स लगाते हैं, एक इधर, दो फोर्स लगाते हैं, पर ये ढक्कन किधर जा रहा है? ऊपर। तो ऊपर जाने का प्रोसेस आप देखें। हाँ, इसी चीज को ऐसे और ऐसे धक्का दे रहे हैं या इस तरह से धक्का दे रहे हैं तो ये आगे गया। बात बुझा? लेकिन इस जगह पर ऐसे फोर्स लगाने के वजह से ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो जब भी किसी चीज पर आप फोर्स लगाएं या कोई वर्क करें और उसका डायरेक्शन या तो ऊपर हो दोनों के, या तो क्या हो? नीचे। मतलब हमेशा 90 का कोण होना चाहिए। जैसे मेरी दोनों उंगली, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है, तो इनका क्रॉस किधर होगा? या तो ऊपर होगा या तो नीचे। अगर इससे अलग हम सोचे, अगर ये ढक्कन कुछ इस तरह से रहता और ऐसे रहता, अब ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तब उस कंडीशन में इस तरफ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए क्रॉस होगा और नहीं तो ऊपर होगा। हर हालत में क्रॉस का डायरेक्शन किधर होगा? हाँ, उसको भी छोड़ के आप सोच सकते हो 90 डिग्री पर। बात बुझाया? वेक्टर ए और वेक्टर बी, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल कराया जा रहा है ना, और वो दोनों सदिश क्रमशः वेक्टर पी और वेक्टर क्यू है ना। तो वेक्टर पी और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्यू की दिशा होगी। ऑप्शन ए वेक्टर पी के लंबवत, ऑप्शन बी वेक्टर क्यू के लंबवत, ऑप्शन सी वेक्टर पी और क्यू दोनों के लंबवत, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा कि वेक्टर पी और वेक्टर क्यू तो दोनों एक ही तल में है, तो 90 डिग्री का कोण जो क्रॉस बनाएगा वो तो दोनों के साथ बनाएगा। बात समझ में आया? पी के साथ भी बनाएगा और क्यू के साथ भी बनाएगा, इसलिए आंसर होगा दोनों। बात बुझाया? तब वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू जो होगा, उसका जो क्रॉस होगा वो पी और क्यू दोनों के क्या होगा?
लंबवत। क्या ये बात क्लियर हुआ पूरा बढ़िया से? तो अगर ये वेक्टर F1 और वेक्टर F2 है और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट अगर हो रहा है तो वेक्टर F1 क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर F2 इसकी दिशा इन दोनों के क्या होगी? लंबवत होगी। बात समझ में आ गया? ये क्रॉस समझ में आ गया? ये उदाहरण एक हम ले लिए उदाहरण, ठीक है। ये केसेस आप समझ गए। इन तीनों केसेस को आप नीचे डेफिनेशन के नीचे लिख लीजिएगा। सुबह से आपने सुबह से शाम तक कहानी तक कैसन हो जाती है? कैसन का ठीक है आपने कैसन हो जाती है? हाँ बाबू लोग, आगे का जो चीज सीखना है उसमें आपका पिछला अध्याय काम आएगा जिसका नाम है सारणिक डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट आप लोग पढ़े हैं ना, वही काम आने वाला है। और जो बच्चे डिटर्मिनेंट नहीं पढ़े हैं वो यूट्यूब पर पूरा लेक्चर है। अब ये भाई साहब बोले हैं कि जाके देख लीजिए, माने यूट्यूब पर जाकर, यूट्यूब पर चढ़ के देखना है। अजीब आदमी है भाई। तो कहने का मतलब है डिटर्मिनेंट अगर आप नहीं पढ़े तो भी थोड़ा बहुत आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी आपको नीचे लिखना है वेक्टर ए और वेक्टर बी, यानी कि सदिश गुणन का मान लिखना है। सदिश गुणन का मान लिख करके डैश मान लास्ट में 9 सदिश गुणन का मान लिख कर डैश। अरे मान कह रहे हैं, मान लास्ट में 9, मान लास्ट में 9 हो गया। ए लिखना रे, दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन सदिश गुणन उनके परिमाण आई एम कंठे पर मारे तोहरा बुझल लिखा चुपचाप। उनके परिमाण और हैं कैले बारी परिमाण और बीच के कोण की जया बोले हैं की या जया अलग, जया मतलब साइन, जया के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। के गुणनफल के बराबर होता है। और यदि इनके दिक् अनुपात ज्ञात हो तो इन्हें सारणिक के पद में लिखा जा सकता है। और यदि इनके दिक् अनुपात ज्ञात हो तो इन्हें सारणिक के पद में लिखा जा सकता है, सारणिक के पद में लिखा जा सकता है। सारणिक लास्ट में करिया सारणिक के पद में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। हो गया। देखो इधर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखे हैं और इसका मान किसके बराबर होता है? तो दोनों के परिमाण का मतलब हो गया कि ए और बी, बीच के कोण की जया मतलब साइन थीटा के बराबर होता है। लेकिन ये तो सदिश राशि है, इसका कोई दिशा तो होगा। हो सकता है कि इसका दिशा एक्स अक्ष की ओर हो तो क्या लग जाएगा? आई कैप। हो सकता है कि इसकी दिशा वाई अक्ष की ओर हो तो क्या लग जाएगा? जे कैप। और जेड अक्ष की ओर होगा तो, पर क्या पता है कि किस अक्ष की ओर है? जब तक नहीं पता हो अपना मन से कुछ भी लिख सकते हैं, आई जे के छोड़ के कुछ भी लिख सकते हैं। तो प्रायः हम एन कैप लिख लेते हैं। बोलो समझ में आया? अच्छा, दूसरा चीज इसको फिगर में भी दिखाया जा सकता है, जैसे कि ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये बीच का कोण थीटा, लंबवत एक सदिश हो गया
ये तीर का चिन्ह केवल एन कैप को दिखाएगा और ये पूरा जो है वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को दिखाएगा। समझ में आया? अब सोचो, दिक् अनुपात बताए थे सदिश राशि में, आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक को क्या कहते हैं? दिक् अनुपात। तब वेक्टर ए के दिक् अनुपात होंगे। अगर दिक् अनुपात वेक्टर ए के होंगे और अगर हम मान लें कि वो दिक् अनुपात जो है वो a1 b1 और c1 है, तब वेक्टर ए बराबर क्या लिखा जाएगा? a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप लिखाएगा। और वेक्टर बी बराबर क्या लिखाएगा? a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। हाँ, काबू जाता गड़बड़ाता नहीं का सबका। तो इसलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हंसी दिख लेता है अपने कबो गड़बड़ाए तो देखो। तो आप सुनो बाबू लोग, तो इसको डिटरमिनेंट के रूप में आज बड़ा गड़बड़ा जाए। मैं बोल रहा था कि डिटरमिनेंट सारणी के रूप में लिख सकते हैं। तो इस लाइन में आई कैप जे कैप के कैप, बड़ा खुशी पूर्वक आई कैप जे कैप के कैप। देखो बाबू, इसका दिक् अनुपात यहाँ a1 b1 c1 और यहाँ a2 b2 c2 ऐसे लिखा जा सकता है। समझ में आया? तो आपसे पूछा जाए क्रॉस के कई गो फॉर्मूला था? 2 गो, एगो साइन वाला एगो दिक् अनुपात वाला। बुझाया? हम पूछेंगे साइन वाला बोलता है ए बी साइन थीटा, बोले दिक् अनुपात वाला बोल तो आई जे के a1 b1 c1 a2 b2 c2। बुझाया? और 2 गो खाम्बा हो गया, यानी सरनी। हाँ ऐसा ही क्यों, तो याद रहेगा, कम से कम लिख लोगी ना। ये स्तंभ हो गया एक तरह से, जिसको हम लोग सारणिक बोलते हैं, याद रहेगा। एक सवाल देखते हैं। मान के चलो आपसे हमने कहा कि वेक्टर ए बराबर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप और वेक्टर बी बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज्ञात करें। ठीक है, अब सुनो, ये अगर निकालना है तो तुमको पहले क्रॉस निकालना होगा। तो क्रॉस का 2 गो फॉर्मूला पढ़े, एगो साइन वाला। तो साइन वाला तब अप्लाई होगा जब बीच का कोण मालूम हो। क्या कोण मालूम है? नहीं। तो हम कौन फॉर्मूला लगाएंगे? दिक् अनुपात वाला। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आई कैप 2 गो खाम्बा दिक् अनुपात 2 माइनस 1 3 1 1 माइनस 1। बुझाया? अब आपको डिटरमिनेंट मालूम है तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। R1 के अनुदिश विस्तार कर दीजिए तो आई कैप लिख लेंगे और हाई लाइन छोड़ दिए। तो -1 से -1 में गुना 1 माइनस, और उसके बाद 3 हो जाएगा और एक चिन्ह माइनस जे कैप। तो ये लाइन छोड़ो, -2 -3 अब प्लस में के कैप। तो ये लाइन छोड़ दो, 2 + 1 हो जाएगा। घटाओ -2 आई कैप और माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप आई 3 के कैप। आंसर ना भइल। खाली क्रॉस पूछी तब नु, ए पर का पूछे था? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वेक्टर हटा के। समझ में आया? तो मान के चलो कि इस पर वेक्टर हटाया हुआ है, तो वेक्टर अगर हटा के निकालना है तो लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर हटाना। तो वेक्टर कैसे हटाते हैं? हाँ, तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर का रूट। बोला सब? तो 2 प्लस में ही लिख देना, का है? क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? प्लस। बुझा गया? तो 4 25 9 25 और 4 25 4 29 29 और 9 38। तो रूट 38 आंसर। समझ में आ गया? तो ऐसा सवाल बना लोगे। वेरी गुड। तारो यहाँ पूरा टोटल